हाय दोस्तों, तो आज हम लोगों के पास है मिड रेंज सेगमेंट के तीन सबसे पावरफुल प्रोसेसर वाले फोन। सबसे पहले हमारे पास है Vivo V25 Pro जिसमें आता है Dimensity 1300। लेफ्ट साइड पे हमारे पास है Realme GT Neo 3 जिसमें Dimensity 8100 देखने को मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट iQOO Neo 6 जिसमें Snapdragon 870 है। अब क्योंकि ये तीनों ही प्रोसेसर मिड रेंज सेगमेंट के सबसे पावरफुल प्रोसेसर्स हैं, तो आज हम लोग इनके CPU और GPU को फुल तड़पाने वाले हैं इनकी रियल पावर अनलीश करने के लिए। और बेंचमार्क्स के साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि रियल लाइफ सिनेरियोज में भी कैसा परफॉर्म करते हैं ये तीनों ही प्रोसेसर्स। ऑल्सो अगर आपको पता नहीं है तो Snapdragon 870 2021 में लॉन्च हुआ था और बाकी के दोनों Dimensity प्रोसेसर्स 2022 में। तो वीडियो के एंड तक आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या MediaTek अब बेटर हो गया है Snapdragon से, या Snapdragon का 1 साल पुराना चिपसेट अपने बेंचमार्क परफॉर्मेंस और रियल लाइफ सिनेरियोज में बेटर परफॉर्म कर पाएगा MediaTek के नए प्रोसेसर्स से। अब सीन भाई बिल्कुल सिंपल सा है, तीनों ही फोन्स 100% फुल चार्ज्ड हैं, सब में ब्राइटनेस एकदम मैक्स आउट कर रखी है, सारे फोन्स में रिफ्रेश रेट भी 120 हर्ट्ज पर सेट है, एयरप्लेन मोड भी हमने तीनों ही फोन्स में ऑन कर दिया है और सारे ही फोन्स लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट पर रन कर रहे हैं। अब एक चीज बस आपको याद रखनी है कि ये जो प्रोसेसर्स हैं इनकी ऑप्टिमाइजेशन हम इन्हीं तीन पर्टिकुलर डिवाइसेस में देखेंगे। तो राउंड 1 से शुरुआत करते हैं। Geekbench का एक राउंड हम लोग रन करेंगे और थोड़ा सा वार्म कर लेते हैं। ऑल्सो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सारे ही 8 कोर प्रोसेसर्स हैं, बट जो CPU कॉन्फ़िगरेशन है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। 870 और 1300 1+3+4 पर बेस्ड है और Dimensity 8100 4+4 पर। और फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, 870 की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है और 8100 की सबसे कम। बाकी GPU कॉन्फ़िगरेशन भी तीनों की ही एकदम अलग है और तीनों ही अलग अलग प्रोसेस पर बेस्ड है। 870 है 7 नैनोमीटर पे, 1300 है 6 नैनोमीटर पे और 8100 है 5 नैनोमीटर पे, जो कि भाई सबसे पावर एफिशिएंट होना चाहिए। अब इन सारे डिफरेंसेस के चलते हमें परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, CPU GPU मेमोरी मैनेजमेंट सब चीज की फुल पावर टेस्टिंग करेंगे और देखते हैं भाई क्या सीन रहता है तीनों ही फोन्स का। तो भाई सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया हमारे Dimensity 8100 ने, फिर आता है हमारा Snapdragon 870 और भाई Dimensity 1300 का हम अभी भी वेट कर रहे हैं कि क्या सीन है। और फाइनली Dimensity 1300 का भी टेस्ट कंप्लीट हो गया है। और स्कोर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो भाई काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स है यहाँ पर। सिंगल कोर में आप देखोगे तो Snapdragon 870 सबसे आगे है, वहीं मल्टी कोर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे आगे है Dimensity 8100 और भाई सबसे पीछे है हमारा Dimensity 1300, चाहे सिंगल कोर हो या फिर मल्टी कोर। पर खैर ये तो सिर्फ वार्म अप राउंड था, हम लोग एक और राउंड रन करेंगे Geekbench का और देखेंगे कि कौन अपना परफॉर्मेंस रिटेन कर पाता है और क्या स्कोर्स में चेंजेस आते हैं या फिर नहीं। तो वही सेकंड राउंड भी सबसे पहले कंप्लीट कर लिया है Dimensity 8100 ने। फिर आता है हमारा Snapdragon 870 और भाई फाइनली Dimensity 1300 में भी टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। काफी ज्यादा वक्त ले लिया इसने। खैर सबसे पहले टेम्परेचर्स हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तो Snapdragon 870 हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस पर, Dimensity 1300 थोड़ा सा ठंडा चल रहा है 39.8 डिग्री सेल्सियस तक और Dimensity 8100 हो रहा है 39.2 डिग्री सेल्सियस पर। और भाई स्कोर्स की हम लोग बात करें तो वार्म अप होने के बाद Dimensity 8100 आगे निकल चुका है सिंगल कोर में, एंड इवन मल्टी कोर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफी तगड़ा स्कोर किया है। और यार अगर हम लोग बात करें Vivo V25 Pro के Dimensity 1300 के ऑप्टिमाइजेशन के, तो उसने स्कोर्स ड्रॉप ऑफ कर लिए हैं अपने। और भाई सिंगल कोर प्रोसेसिंग में तो ये काफी ज्यादा पीछे छूट चुका है एंड इवन मल्टी कोर में भी। बाकी Snapdragon 870 की बात करें iQOO Neo 6 में, तो उसने काफी हद तक अपना परफॉर्मेंस रिटेन कर लिया है। खैर अब चलते हैं AnTuTu बेंचमार्किंग पे। इसके CPU GPU मेमोरी मैनेजमेंट सब चीज पर फुल पावर लोड डालने वाले हैं हम और देखेंगे कि इन तीनों ही फोन्स के जो प्रोसेसर्स हैं कितने ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हैं इन तीनों ही टास्क के लिए। तो भाई सरप्राइजिंगली यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया है Snapdragon 870 ने, पर वेट करते हैं बाकी दोनों फोन्स का भी। और भाई Dimensity 1300 भी टेस्ट कंप्लीट कर चुका है 8100 से पहले और यहाँ पे 8100 ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। और रॉ परफॉर्मेंस की हम लोग अगर यहाँ पर बात करें तो आप लोग देख ही सकते हो सबसे ज्यादा स्कोर किया है Snapdragon 870 ने। काफी ज्यादा सरप्राइज हूं मैं क्योंकि ये 2021 का प्रोसेसर है एंड इवन दो ये दोनों ही प्रोसेसर्स 2022 में लॉन्च हुए थे और काफी ज्यादा पावरफुल हैं, बट रॉ
परफॉर्मेंस के मामले में इन दोनों ही प्रोसेसर्स ने कम स्कोर किया है AnTuTu में। अगर CPU स्कोर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा स्कोर किया है Neo 6 ने। GPU की अगर बात करें तो काफी ज्यादा क्लोज कंपटीशन है, थोड़ा सा आगे है Vivo V25 Pro। और भाई Dimensity 8100 के साथ Realme GT Neo 3 का GPU परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा तगड़ा है। यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे सबसे अच्छा है Vivo V25 Pro का ऑप्टिमाइजेशन। और भाई यूजर एक्सपीरियंस तो वैसे पर्सनल चॉइस होता है, बट इन तीनों डिवाइसेस में AnTuTu में सबसे ज्यादा स्कोर किया है Snapdragon 870 के iQOO Neo 6 ने। बाकी भाई CPU टेम्परेचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्म हो रहा है Dimensity 1300। आप देख सकते हो तीनों ही फोन्स थोड़े बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं क्योंकि अभी काफी ज्यादा प्रोसेसिंग यूज की है तीनों ही फोन्स ने। और जो फ्लक्चुएशन है ना यहाँ पे Realme GT Neo 3 का, वो काफी ज्यादा है। बाकी अगर हम लोग बैटरी की बात करें तो तीनों में ही अलग अलग कैपेसिटीज की बैटरीज लगी हुई हैं, पर फिलहाल सबसे ज्यादा बैटरी रिटेन कर ली है Snapdragon 870 के साथ आने वाले iQOO Neo 6 ने। खैर ये तो फर्स्ट साइकिल के स्कोर्स थे, एक और मौका देते हैं तीनों ही फोन्स को, देखते हैं कि क्या ये अपने स्कोर्स रिटेन कर पाते हैं या फिर हमें इनमें ड्रॉप ऑफ देखने को मिलेगा, और क्या इन तीनों फोन्स में से किसी फोन में ऑप्टिमाइजेशन और भी बेटर देखने को मिलेगी। अब यार आधे घंटे के मार्क पे हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। आप देखोगे कि iQOO Neo 6 और Vivo V25 Pro ने अपनी ब्राइटनेस थोड़ी थोड़ी ड्रॉप कर दी है, बट Realme GT Neo ने बिल्कुल भी ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं की है। एकदम फुल पावर ब्राइटनेस पे चल रहा है ये, एकदम स्टार्टिंग से ही टेस्टिंग के। तो भाई सेकेंड राउंड AnTuTu का भी सबसे पहले फिनिश कर दिया है Snapdragon 870 ने, और सरप्राइजिंगली Dimensity 1300 ने भी काफी जल्दी कंप्लीट कर लिया है। और अभी भी हम लोग वेट कर रहे हैं Dimensity 8100 के टेस्ट कंप्लीट होने का। 96% पर ही है अभी ये। और भाई फाइनली टेस्ट कंप्लीट हो चुका है Dimensity 8100 का भी। सबसे पहले तो भाई हम लोग टेम्परेचर्स चेकआउट कर लेते हैं। तो रूम हो रहा है अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। Dimensity 8100 है 44.5। Dimensity 1300 थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो रहा है, 45.7 तक जा रहा है ये। और Snapdragon 870 हो रहा है 44.6 पर, और Snapdragon 870 जा रहा है 44.4 तक, और Snapdragon 870 जा रहा है 44.1 तक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे ठंडा चल रहा है यहाँ पे 8100, बट यहाँ पे परफॉर्मेंस भी हमें थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। एंड सरप्राइजिंगली Snapdragon 870 काफी तगड़ा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर, इवन दो ये 2021 का प्रोसेसर है। बाकी स्कोर्स पर बात करने से पहले एक बार हम लोग CPU का टेम्परेचर भी चेकआउट कर लेते हैं तीनों ही फोन्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज्यादा गर्म हो रहा है यहाँ पे Dimensity 8100, 60 तक टच कर गया था यहाँ पर। Dimensity 1300 और Snapdragon 870 बिल्कुल आसपास ही है, 52 डिग्री सेल्सियस। और बैटरीज का अगर हम हाल देखें तो जो Realme GT Neo 3 का वेरिएंट हमारे पास है वो 150 वॉट चार्जिंग वाला है। इसकी बैटरी 4500 mAh है, और उसे ध्यान में रखते हुए सबसे कम बैटरी कैपेसिटी है इसकी, फिर भी 88% चार्ज्ड है, जो कि काफी अच्छी चीज है। बट वहीं स्कोर भी इसका काफी कम था इन कंपैरिजन टू Dimensity 1300 एंड Snapdragon 870। और यहाँ पे Vivo V25 Pro की बैटरी थोड़ी सी ज्यादा है iQOO Neo 6 से, और बैटरी का ऑप्टिमाइजेशन आप यहाँ पर देख ही सकते हो। Snapdragon 870 काफी ज्यादा बैटरी एफिशिएंट यहाँ पर प्रूव हो रहा है इन दोनों फोन्स के बीच में। अब भाई स्कोर्स की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर हम। तो AnTuTu के सेकंड राउंड में भी रिटेन कर लिया अपनी परफॉर्मेंस। Snapdragon 870 ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है इसने। CPU में तो ये भाई काफी आगे निकल जाता है दोनों ही Dimensity प्रोसेसर वाले फोन से। इवन GPU स्कोर में काफी तगड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, बट ओवरऑल तीनों फोन्स में से सबसे बेटर परफॉर्मेंस GPU का Realme GT Neo 3 पर है। और भाई मेमोरी मैनेजमेंट में Dimensity 1300 बोले तो Vivo V25 Pro ने अपनी पोजीशन रिटेन कर लिया सबसे ज्यादा स्कोर के साथ। हालांकि Snapdragon 870 में भी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। खैर अब एक लास्ट राउंड हम लोग रन कर लेते हैं AnTuTu का, और देखते हैं भाई क्या परफॉर्मेंस ड्रॉप आउट्स हमें देखने को मिलते हैं, और देखते हैं कि क्या सिमिलर पैटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे या फिर कोई मेजर चेंज आ जाएगा थर्ड राउंड टेस्टिंग के बाद। तो भाई AnTuTu के तीसरे राउंड में भी कंसिस्टेंटली यहाँ पे iQOO Neo 6 बोले तो Snapdragon 870 ने सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ चुका है Dimensity 1300, और साथ ही साथ Dimensity 8100 ने भी अपनी टेस्टिंग कंप्लीट कर ली है। सबसे पहले यार हम लोग टेम्परेचर्स चेकआउट कर लेते हैं। तो रूम अभी हो रहा है 32 डिग्री सेल्सियस पर। Dimensity 8100 जा रहा है 44.8 डिग्री सेल्सियस। Dimensity 1300 थोड़ा गर्म है, 47.2 तक जा रहा है इसमें टेम्परेचर। Dimensity 1300 थोड़ा ज्यादा गर्म है, यहाँ पे 46.5 तक जा रहा है टेम्परेचर, और Snapdragon 870 जा रहा है 44.9 तक। बाकी CPU टेम्परेचर पर अगर हम नजर डालें तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज्यादा गर्म
हो रहा है अभी भी डायमेंसिटी 8100 62 तक टच कर रहा है यहाँ पे टेम्परेचर, और बाकी दोनों ही प्रोसेसर डायमेंसिटी 1300 और स्नैपड्रैगन 870 53 के आसपास हैं। और बैटरीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बैटरी एफिशिएंट प्रूव हो रहा है Realme GT Neo 3, क्योंकि भाई इसमें 4500 mAh की बैटरी है और यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से ये ऑप्टिमाइज कर रहा है अपनी बैटरी को। बट भाई परफॉर्मेंस भी इसमें हमें थोड़ी सी कम मिल रही है दोनों ही फोन्स के कंपैरिजन में। और Vivo V25 Pro की बैटरी को अगर हम कंपेयर करें iQOO Neo 6 से, तो इवन तो हमें बैटरी यहाँ पे हमें थोड़ी सी बेटर मिल रही है, बट भाई यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का फर्क है और स्नैपड्रैगन 870 का काफी अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है iQOO Neo 6 में बैटरी के सेगमेंट में। बाकी भाई स्कोर्स देख के तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि एकदम कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है स्नैपड्रैगन 870। तीनों ही राउंड्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इसने, और स्पेशली सीपीयू परफॉर्मेंस का भाई काफी ज्यादा तगड़ा है यहाँ पर। एंड इंटरेस्टिंगली आप यहाँ पर देख सकते हो कि जीपीयू परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी ज्यादा ड्रॉप ऑफ कर लिया Realme GT Neo 3 ने। ऑल्दो स्टार्टिंग के राउंड में हमें डायमेंसिटी 8100 का काफी तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिला जीपीयू में, बट यार यहाँ पे ये कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाया। और लास्ट में हम लोग अगर बात करें मेमोरी मैनेजमेंट की, तो यार यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 870 की कितनी ज्यादा काम आई, और मेमोरी मैनेजमेंट में भी ये डायमेंसिटी 1300 से आगे निकल चुका है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इसने अपना स्कोर मेंटेन कर लिया, बट डायमेंसिटी 1300 मेंटेन नहीं कर पाया। खैर टेस्टिंग में 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। इन तीनों ही फोन्स को काफी देर से हम लोग तड़पा रहे हैं, तो थोड़ा सा कूल ऑफ टाइम दे देते हैं हम लोग इन तीनों ही फोन्स को, और फिर वापस चालू करेंगे हम लोग अपनी टेस्टिंग। तो भाई यहाँ पे 5 मिनट कूल ऑफ के एकदम पूरे हो चुके हैं। फटाफट से टेम्परेचर्स चेकआउट कर लेते हैं। रूम हो रहा है अभी 31 डिग्री सेल्सियस, GT Neo 3 हो रहा है 38.2 डिग्री सेल्सियस, Vivo V25 Pro 40 डिग्री सेल्सियस पर है, थोड़ा सा ज्यादा गर्म है। और iQOO Neo 6 थोड़ा सा ठंडा है Vivo V25 Pro से, बट यहाँ पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा ठंडा चल रहा है अभी Realme GT Neo 3। तो भाई अब चलते हैं हम लोग इसकी GPU टेस्टिंग पर, और इससे हमें पता चलेगा कि लॉन्ग गेमिंग सेशंस में तीनों में से कौन सा फोन हमें कंसिस्टेंटली FPS डिलीवर कर पाएगा और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा फोन रहेगा। तो भाई तीनों ही फोन्स में टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। बेस्ट लूप स्कोर की अगर हम लोग बात करें तो डायमेंसिटी 8100 ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है यहाँ पे। बाकी भाई स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा शॉकिंग है यहाँ पे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डायमेंसिटी 8100 सबसे बढ़िया परफॉर्म करेगा यहाँ पे, क्योंकि इसकी जीपीयू परफॉर्मेंस AnTuTu रिजल्ट्स में सबसे अच्छी निकल कर आ रही थी, पर आप देख सकते हो यहाँ पे 49% पे इसकी स्टेबिलिटी। वहीं अगर हम डायमेंसिटी 1300 की बात करें तो वो 70.4 पर है। और भाई स्नैपड्रैगन 870 जो कि 2021 का प्रोसेसर है, उसमें स्टार्टिंग से ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिख रही थी, और वो जीपीयू टेस्टिंग में भी आप देख सकते हो यहाँ पे हमें 76% देखने को मिली। बाकी बैटरी ड्रॉप ऑफ्स में सबसे ज्यादा बैटरी एफिशिएंट स्नैपड्रैगन 870 था यहाँ पर। तीनों ही फोन्स में इनिशियली 82% बैटरी थी, और दोनों ही डायमेंसिटी फोन्स में 74% तक आ गई थी, पर वहीं स्नैपड्रैगन 870 में 77% तक ही ड्रॉप हुई। और टेम्परेचर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा राइज हमें डायमेंसिटी 8100 में देखने को मिला, जो कि आपने देखा ही था यार, इसका सीपीयू थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो जाता है। पर खैर उसी हिसाब से मैं परफॉर्मेंस भी एक्सपेक्ट कर रहा था, पर हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस उस हिसाब से इतनी तगड़ी देखने को नहीं मिली। बाकी एवरेज एफपीएस का थोड़ा सा बेटर था इन कंपैरिजन टू डायमेंसिटी 1300 और स्नैपड्रैगन 870। खैर इसी के चलते चलते हमारे 1.5 घंटा भी कंप्लीट हो गया है, तो जीपीयू टेस्टिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं हम लोग सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट पर। फुल लोड हम लोग इनके सीपीयू पर डालने वाले हैं पूरे 15 मिनट के लिए, और देखते हैं कि तीनों ही प्रोसेसर्स में कैसा ऑप्टिमाइजेशन रहता है सीपीयू परफॉर्मेंस का। तो भाई 15 मिनट की टेस्टिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और काफी ज्यादा शॉक्ड हूँ यार मैं स्नैपड्रैगन 870 के परफॉर्मेंस से iQOO Neo 6 में। फिलहाल के लिए हम लोग टेम्परेचर्स फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो रूम का टेम्परेचर हो रहा है 31.2, डायमेंसिटी 8100 हो रहा है 44.3 पर, डायमेंसिटी 1300 थोड़ा सा ठंडा चल रहा है 42.6 पर, और यहाँ पे सबसे ठंडा चल रहा है स्नैपड्रैगन 870 41.8 डिग्री सेल्सियस पर परफॉर्मेंस में भी हमें इसमें हिट देखने को मिला। बाकी जल्दी से बॉडी टेम्परेचर्स भी चेकआउट कर लेते हैं। तो यार काफी ज्यादा गर्म फील हो रहा है इसका पीछे का पैनल। Vivo V25 Pro भी अच्छा खासा गर्म हो चुका है यार, पर इन कंपैरिजन टू 8100 थोड़ा सा ठंडा फील हो रहा है ये। और 870 की अगर मैं बात करूं तो यार ये काफी ठंडा फील हो रहा है दोनों के ही कंपैरिजन में। और ये एक रीजन हो सकता है इसके परफॉर्मेंस हिट का, कि अपने बॉडी और सीपीयू के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। स्कोर्स पे बात करने से पहले एक बार हम लोग सीपीयू टेम्परेचर भी चेकआउट कर लेते हैं। तो यार जैसा कि मैं आप लोगों को कह ही रहा था कि अपना सीपीयू और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था, उसके चलते कंपैरिजन में सबसे ठंडा चल रहा है अभी यहाँ पर 870, और सबसे ज्यादा गर्म चल रहा है
8100 पर भाई परफॉर्मेंस भी इसने हमें निकाल कर दिया है एकदम। अब बात कर लेते हैं भाई CPU थ्रॉटलिंग स्कोर्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अनडाउटेडली 8100 मैक्स ने सबसे तगड़ा परफॉर्म किया है। इवन तो स्टार्टिंग में इसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, बट 1.5 घंटे के मार्क के बाद इसने अपना परफॉर्मेंस एकदम रिटेन कर लिया। अब यहाँ पे चाहे आप एवरेज परफॉर्मेंस देख लो या मैक्सिमम, दोनों ही बहुत ही तगड़ा था यहाँ पे डायमेंसिटी 8100 का। वहीं बात करें डायमेंसिटी 1300 की, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे देखने को मिला 81% थ्रॉटलिंग के साथ। और भाई iQOO Neo 6 के स्नैपड्रैगन 870 ने 1.5 घंटे के मार्क तक तो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। बट भाई इस पर्टिकुलर अपडेट के बाद यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस हिट्स देखने को मिले, जो कि आप इसके मिनिमम परफॉर्मेंस से क्लियरली देख सकते हो, और काफी ज्यादा थ्रॉटलिंग भी हमें इसमें देखने को मिली। अब एवरेज स्कोर को देखकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हो सकते हो कि डायमेंसिटी 1300 का थोड़ा सा कम था, बट जो मैक्सिमम और मिनिमम में डिफरेंस होता है ना, उसके चलते हमें कंसिस्टेंसी का पता चलता है, जो कि भाई 1.5 घंटे के मार्क के बाद 870 ने iQOO Neo 6 के लूज कर दी थी और Vivo V25 Pro ने रिटेन कर ली थी। खैर, इससे चलते अपने फाइनल राउंड पर तीनों ही फोन्स में मैंने सेम फुटेज इंपोर्ट कर ली है और सब पे एक एक फिल्टर लगा दिया है। इस वीडियो को हम लोग 4K 60 FPS मैक्स रेजोल्यूशन पर एक्सपोर्ट करने वाले हैं और देखते हैं कि रियल लाइफ सिनेरियो में कौन सा प्रोसेसर और कौन सा फोन इसे सबसे पहले रेंडर कर पाता है। 2 घंटे हो चुके हैं हमारी टेस्टिंग को और यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ज्यादा तेज रेंडर कर रहा है अभी iQOO Neo 6 का स्नैपड्रैगन 870, और भाई इसकी स्पीड एक्चुअली डबल से भी ज्यादा है डायमेंसिटी 8100 के। 1.5 घंटे के मार्क पे CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी इसमें, बट भाई इसने अपना परफॉर्मेंस वापस से रिटेन कर लिया यहाँ पे, जो कि काफी अच्छी बात है। और वहीं बात करें डायमेंसिटी 1300 की, तो अभी 38% यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ये बहुत ही ज्यादा फास्ट भी नहीं है और बहुत ही ज्यादा स्लो भी नहीं है। तो भाई स्नैपड्रैगन 870 ने अराउंड 11 मिनट में 13 मिनट की 4K फुटेज 60 FPS पर रेंडर कर दी है फुली। और इसे अगर मैं कंपेयर करूं डायमेंसिटी 8100 से, भाई 50% पर ही है अभी ये, और डायमेंसिटी 1300 थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है अपनी रियल लाइफ वीडियो रेंडरिंग कैपेबिलिटीज में। पर खैर थोड़ा और वेट करते हैं और देखते हैं कि दोनों ही डायमेंसिटी प्रोसेसर्स वाले फोन कितनी देर में फुटेज को रेंडर कर पाते हैं। तो भाई 15 मिनट के अराउंड में डायमेंसिटी 1300 ने भी अपनी वीडियो रेंडरिंग कंप्लीट कर ली है और डायमेंसिटी 8100 अभी भी 70% पर ही है। तो भाई ऑलमोस्ट 23 मिनट बाद डायमेंसिटी 8100 ने भी अपनी रेंडरिंग कंप्लीट कर ली है। अब भाई इससे आपको एक चीज तो बिल्कुल ही क्लियर हो गई होगी कि जो बेंचमार्क्स है ना, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा रियल लाइफ में भी ट्रांसलेट हो, और ये उसका भाई सबसे बड़ा एग्जांपल है। बाकी भाई एक लास्ट बार बैटरीज पर भी नजर डाल लेते हैं हम लोग टेस्ट एंड करने से पहले। तो यार यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि स्नैपड्रैगन 870 का काफी तगड़ा ऑप्टिमाइजेशन था iQOO Neo 6 में, एंड इवन दो इसकी बैटरी कैपेसिटी कम थी Vivo V25 Pro से, जो आता है डायमेंसिटी 1300 के साथ, बट यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का क्लियर डिफरेंस आप देख सकते हो, और डायमेंसिटी 1300 की बैटरी एफिशिएंसी का भी डिफरेंस आप देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ 4500 mAh की बैटरी है Realme GT Neo 3 में, उसके चलते यहाँ पे बैटरी एफिशिएंसी तो यहाँ पे डेफिनेटली Realme GT Neo 3 की बेटर है। बट भाई उसी के साथ आपने रियल लाइफ टेस्टिंग सिनेरियो में देखा कि इवन दो बेंचमार्क्स में ये बेटर परफॉर्म कर रहा था डायमेंसिटी 1300 से, जब वीडियो रेंडरिंग की बात आई काफी ज्यादा हिट लिया 8100 की परफॉर्मेंस ने। तो भाई ओवरऑल सारे ही टेस्ट रिजल्ट्स कंक्लूड करके हम लोग बात करते हैं तीनों ही प्रोसेसर की ऑप्टिमाइजेशन की इन पर्टिकुलर डिवाइसेस में। और उससे पहले भाई तीनों ही फोन्स के बारे में मैं एक चीज तो बोलना चाहूंगा डेफिनेटली कि कोई भी मेजर प्रॉब्लम हमें फेस नहीं हुई, जैसे ऐप का क्रैश कर जाना या बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग होना, जो कि एक काफी अच्छा साइन है। 870 में हालांकि हमें 1.5 घंटे के बाद थोड़े से परफॉर्मेंस हिट्स देखने को मिले, उसकी भी बात हम लोग बाद में करेंगे। पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं Vivo V25 Pro की, जो आता है डायमेंसिटी 1300 के साथ। तो भाई इस फोन का जो प्रोसेसर का ऑप्टिमाइजेशन है वो काफी हद तक बैलेंस्ड है, और अगर आप ये फोन सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए ले रहे हो, जैसे वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग, उसके लिए मैं आप लोगों को ये रेकमेंड नहीं कर पाऊंगा। और भाई डिजाइन, लुक्स, इन हैंड फील के लिए अगर आप एक स्टर्डी फोन ढूंढ रहे हो जिसमें आपको परफॉर्मेंस भी डिसेंट मिल जाए, तो डेफिनेटली एक अच्छा पिक हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग Realme GT Neo 3 की, जिसमें हमें देखने को मिलता है डायमेंसिटी 8100। अब भाई नाम सुन के मेरे को लगा था कि ये भाई हर चीज में बेटर परफॉर्म करेगा, और भाई ऑफ कोर्स ऐसा कोई फोन नहीं होता जो हर चीज में एकदम परफेक्ट हो। एक चीज जो मेरे को काफी अच्छी लगी Realme GT Neo 3 की, कि इवन दो इसमें परफॉर्मेंस हमें बहुत ही मैक्स्ड आउट नहीं मिला, बट यहाँ पे ब्राइटनेस इसने बिल्कुल भी ड्रॉप ऑफ नहीं करी। जहां टेस्टिंग के बीच में दोनों ही फोन्स ने अपनी ब्राइटनेस को ऑल्टर कर दिया था, Realme GT Neo 3 की ब्राइटनेस एकदम मैक्स्ड आउट थी, एंड इवन CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में बहुत ही तगड़ा परफॉर्म किया इसने। बट भाई परफॉर्मेंस ड्रॉप ऑफ्स और हिट्स हमें इसमें देखने को मिले थे AnTuTu में भी, जिसके चलते भाई दिल खोल के मैं रेकमेंड नहीं
कर सकता कि ये एकदम वैल्यू फॉर मनी फोन होगा आपके लिए। बट अगर आप एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हो जो भाई एकदम लाइटनिंग फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ आए, तो ये एक अच्छा पिक हो सकता है। बट अगर यार आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाला काम है जैसे वीडियो एडिटिंग, तो आपने देखा ही था काफी ज्यादा स्लो रेंडर कर रहा था Dimensity 8100 Realme GT Neo 3 का। और भाई वीडियो एडिटिंग की बात कर ही रहे हैं तो अब चलते हैं अपने Snapdragon 870 पर। और यार एक चीज मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे iQOO का ऑप्टिमाइजेशन 870 का तो अच्छा है ही, बट ओवरऑल जो Snapdragon 870 प्रोसेसर है ना, चाहे वो 1 साल पुराना हो, बट भाई उसमें बिल्कुल दम है और काफी ज्यादा बैलेंस प्रोसेसर है। पिछले कुछ महीनों से मैं इसको एज अ डेली ड्राइवर भी यूज कर रहा हूँ और मुझे कोई दिक्कत इसमें देखने को नहीं मिली। फुल पावर मैंने इसमें गेमिंग करी है, वीडियोस एडिट करी है और भाई एकदम मक्खन परफॉर्मेंस इसका मेरे को देखने को मिला है। ऑल्दो आज की टेस्टिंग में आपने देखा कि CPU थ्रॉटलिंग होने लग गई थी 1.5 घंटे के मार्क के बाद, तो मैं काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया था कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। बट भाई एंड में वही बात प्रूव हो गई कि ये जो बेंचमार्क्स है वो हमेशा रियल लाइफ में ट्रांसलेट नहीं करते। और जब हमने वीडियो रेंडरिंग टेस्ट किया तो उसमें ये चीज एकदम सही निकल कर आई। ऑल्सो एक मेजर बेनिफिट जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स के साथ होता है वो ये है कि जितने भी गेम्स होते हैं ना वो सारे थोड़े से ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होते हैं स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स के लिए। ऑल्दो मीडियाटेक के प्रोसेसर्स भी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, बट यार जो गेमिंग का ओवरऑल एक्सपीरियंस और ऑप्टिमाइजेशन है ना वो थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाता है हमें स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स में। एंड ओवरऑल कोई एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस ढूंढ रहे हो आप जिसमें बैटरी ऑप्टिमाइजेशन तो अच्छा हो ही, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी जैसे वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग एक्सपीरियंस वो आपको डेफिनेटली बेटर देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 870 पर खैर ये जो प्रोसेसर्स की ऑप्टिमाइजेशन है वो इन पर्टिकुलर डिवाइसेस में थी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई और डिवाइस लॉन्च हो जो हाईली ऑप्टिमाइज्ड हो सेम प्रोसेसर्स के साथ और हमें बेटर परफॉर्मेंस दे। पर इन तीनों डिवाइसेस और इनके प्रोसेसर के ऑप्टिमाइजेशन के बारे में आपका क्या सोचना है वो मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना और मैं आप लोगों को मिलता हूं नीचे कमेंट सेक्शन में ही।